Hello everyone, I am Dr. Mudassir Raza, Assistant Professor, Department of Computer Science, Comstas University, Islamabad, WA campus. I welcome you to my course, Programming Fundamentals. In today's lecture, I will discuss the condition statements, especially the if statement and its variants. So let's start. In previous lectures, we discussed about the control statements or control structures. Such statements are further divided into the condition statements or iterations statements. So condition statements are also known as selections or decisions, whereas the iteration statements are also known as the loops. Condition statements are further categorized to if else, if else if, and switch statement. Today our focus will be on condition statements. These statements are used when it is desired to execute the specific single statements or a set of statements on the basis of some decision. Let's start with if statement. Here is the syntax of the if statement. इस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए वी नीड कंडीशन. इट इज ऑल्सो नोन एज बूलियन एक्सप्रेशन और बुलियन कंडीशन. इसका मतलब कि ये ऐसी कंडीशन है जिसका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स हो. तो इस सिनेरियो में हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कंडीशन की का जो रिजल्ट है एंड रिजल्ट वो अगर ट्रू आ जाता है तो ट्रू आने की वजह से इस इफ से एसोसिएट जो स्टेटमेंट होगी या जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे हम उनको एग्जीक्यूट करेंगे. तो दो तरीके से सिंटेक्स लिखा जा रहा है. अगर तो हमारे पास एक सिंगल स्टेटमेंट है तो यहाँ पे इसको हमें बेसिस में लिखने की जरूरत नहीं होगी. सिर्फ यही एक स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास इस इफ का हिस्सा होगी. अभी दूसरी स्टेटमेंट इस इफ का हिस्सा नहीं है. इन अदर केस इस सिनेरियो में अगर हम देखें तो एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स जो है इस इफ का हिस्सा है. वी नीड टू पुट देम दीज ऑल स्टेटमेंट विद इन ब्रेसेस. ठीक है, हमने इफ का एक ब्लॉक बना दिया और इस तमाम स्टेटमेंट इस ब्लॉक के अंदर रख. अब इससे क्या होगा कि अगर इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ट्रू होने की केस में सारा ब्लॉक वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये जो है हम इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे और हम इस कंडीशन से बाहर आ जाएंगे. ओके, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है. ओके, दिस इज द फ्लो डायग्राम. फ्लो डायग्राम में हम कह रहे हैं कि हमारे पास वी हैव कंडीशन. डायमंड साइंस कंडीशन को शो कर रहा है. कंडीशन की बेस के ऊपर हम मेरे पास दो ही डायरेक्शंस आती हैं कि या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी. अगर कंडीशन ट्रू है तो उससे रिलेटेड फिर हम स्टेटमेंट्स हैं हम उनको एग्जीक्यूट करेंगे. अदरवाइज हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज condition. What is Boolean expression? We have studied about the Boolean relational operators and the logical operators. ठीक है, तो logical और relations को use करते हुए हम अपनी एक expression Boolean expression generate करेंगे जिसका result या तो true होगा या false हो. For example, relational operator अगर हम देखें तो इस example के अंदर तो इस example में relation आ रही है कि एक variable और एक numeric value के दरमियान एक relation check कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है. अगर ये वैल्यू ग्रेटर दैन 0 हो जाती है तो इसका मतलब कि कंडीशन जो है हमारे पास ट्रू हो जाएगी और कंडीशन ट्रू हो गई तो हम इसका हम इससे रिलेटेड कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास आ रही है स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनको एग्जीक्यूट कर लेंगे. अदरवाइज अगर फॉल्स होता है तो हम इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम इस स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल कि हमने रेडियस एरिया ऑफ द सर्कल कैलकुलेट करना है तो अगर रेडियस 0 या 0 से लेस है तो एरिया तो सर्कल कैलकुलेट करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल. सो व्हाट वी नीड टू चेक इज वेदर वी हैव द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द रेडियस. सो वी चेक if the radius is greater than 0. If the condition is true, then we go the true portion of the code. Otherwise, on the case of false result, we will jump outside the if state to execute the next statements. Let's start with an example. सिंपल एग्जाम्पल ऑफ इस स्टेटमेंट. प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा है मेन से और मेन से स्टार्ट हो रहा है. इस प्रोग्राम में अगर हम देखा जाए तो हम जो हेडर फाइल ऐड कर रहे हैं आई स्ट्रीम ऐड कर रहे हैं जिसमें हम इस प्रोग्राम के अंदर जिसके थ्रू हम जो फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करना चाहेंगे वो फंक्शनैलिटी एक तो सी आउट है और एक सीन है. सी आउट मतलब आउटपुट ऑपरेशन और इनपुट ऑपरेशन. सीन के लिए हम इनको काम को यूज़ करेंगे. यहाँ अब क्या कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं. ठीक हो गया. मेन के अंदर आए, सबसे पहले आपका प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होगा. मेन से स्टार्ट होने के बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आए. मेन बॉडी स्टार्ट हो रही है. मेन बॉडी स्टार्ट होने के बाद हम लाइन नंबर 6 दिस इज़ अ कमेंट
जैसे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द कोड। नेक्स्ट आए तो हमारे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर हो मेमोरी के ऊपर। मेमोरी में एक स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है नंबर के नाम से। वेरिएबल की टाइप क्या है? डाटा टाइप है इंटीजर। की स्टेटमेंट के ऊपर अभी तक कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई, तो इसका मतलब इट जस्ट अ डिक्लेरेशन। तो जब डिक्लेरेशन है इस लाइन पे, अभी तक एक गार्बेज वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई हो। आउटपुट स्टेटमेंट क्या कर रही है कि जस्ट जो इसके अंदर इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमने कहा था कि जो भी सीक्वेंस ऑफ करेक्टर आएंगे अगर, तो सी आउट क्या करेगा? उसको एज इट इज़ आउटपुट के अंदर भेजेगा और एज इट इज डिस्प्ले कर देगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। ओके, सो एंटर एन इंटीजर एज इज डिस्प्ले हो गया, स्पेस एज इट इज डिस्प्ले हो गई, और कर्सर अब हमारे पास यहाँ पे आ गया। ये स्टेटमेंट का काम मुकम्मल हो गया। अगली स्टेटमेंट के पास आए। अगली स्टेटमेंट हमारी अगेन सीन रिप्रेजेंट एक इनपुट वैल्यू। हम यहाँ पे रोक दिया जाएगा, उस वक्त तक रुका रहेगा जब तक यूजर कोई वैल्यू एंटर नहीं कर देता कीबोर्ड के थ्रू। जैसे ही कोई कीबोर्ड के थ्रू वैल्यू एंटर होगी, लेट्स सपोज के यूजर ने 4 को एंटर किया, और 4 जैसे ही एंटर किया है 4 लिख के कीबोर्ड से, तो सबसे पहले तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आया, और मीनवाइल हम ये देखेंगे कि सीन का काम मुकम्मल हो गया, और क्योंकि वैल्यू जो एंटर की थी वो जो है सेव हो जाएगी मेमोरी लोकेशन पे जा। पहले गार्बेज पड़ा था, अब गार्बेज वैल्यू जो है वो ख़त्म होगी, उसकी जगह ओवरराइट हो गई वो वैल्यू जो यूज़र ने कीबोर्ड से एंटर की थी, विच इज़ 4 हेयर। तो सीन का काम मुकम्मल हुआ। अगली लाइन पे आए, हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट है। इफ़ स्टेटमेंट में कंडीशन लगी हुई है कि चेक किया जाए कि पहले प्रेसिडेंस के मुताबिक मॉडुलस ऑपरेशन पहले सॉल्व होगा, और इसके बाद इक्वलिटी को बाद में चेक करेंगे, रिलेशन ऑपरेटर को बाद में चेक करें। तो इफ़ की कंडीशन होती है नॉर्मली, सबसे पहले हम चेक कर रहे होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। जो इफ़ की सिंपल कंडीशन है, इसकी सिंपल कंडीशन में रिलेशनल ऑपरेशंस को चेक किया जा रहा होता है बिटवीन द एक्सप्रेशन। सो इस इफ़ के अंदर एक एक्सप्रेशन तो हमारे पास ये आ गई, दूसरी एक्सप्रेशन ये आ गई, और इन दोनों के दरमियान रिलेशनल ऑपरेशन आ रहा है विच इज़ इक्वालिटी, जो हम चेक कर रहे हैं। जिस इक्वालिटी की बेस पे हमें पता चलेगा कि रिजल्ट जो है ट्रू है कि फॉल्स आएगा कंडीशन का। मेमोरी पे वैल्यू पड़ी है नंबर 4, 4 मॉडुलस 5 कितना होगा? विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो इसका मतलब कि इसका रिजल्ट जो है, जो मॉडुलस आ रहा है विच इज़ 4, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इस कंडीशन का जो एंड रिजल्ट आएगा हमारे पास फॉल्स, और फॉल्स आ गया तो इफ़ कंडीशन तो उस वक्त एग्जीक्यूट होनी थी जब हम कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है। अब ट्रू नहीं है कंडीशन, तो इसका मतलब इस इफ़ की करस्पॉन्डिंग जो है स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, हम इस इफ से बाहर आ जाए, और इस इफ से बाहर आ गए, और इस इफ से बाहर आने के बाद हम अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें। अगली स्टेटमेंट में आए तो अगली स्टेटमेंट में हमारे पास वैल्यू है अगेन नंबर की वैल्यू 4 मेमोरी से चेक की, और उसके बाद 4 को मॉडुलस 2 लिया, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 आर 4 एंड 0। सो द एंड रिजल्ट इज 0 विच इज़ इक्वल टू 0। तो कंडीशन जो है हमारे पास ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हुई तो इस कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट है हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है तो आगे क्या आ रहा है कि सी आउट में अगेन एज इट इज़ हमने आउटपुट में प्रिंट करा दिया i1, और आगे कर्सर आगे आ गया। आगे हमारे पास एंड लाइन आ रही है, तो एंड लाइन का मतलब हम नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं, और एट द एंड रिटर्न ज़ीरो मतलब नॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम, और इसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। सिनेरियो में एक और वैल्यू एंटर करके देखते हैं। हम एंटर कर देते हैं 30। सो स्टार्ट करेंगे मेन प्रोग्राम से स्टार्ट हुए, वेरिएबल बना मेमोरी के ऊपर। इसके बाद सी आउट ने एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करा दिया,
और यूज़र से वैल्यू गेट की, तो लेट्स सपोज यूज़र ने 30 एंटर किया, तो मेमोरी पे 30 जाके सेव हो गया। नो अगली स्टेटमेंट में इस स्टेटमेंट में चेक किया कि 30 जो है 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 5 से डिवाइड हो रहा है, मॉड्यूलस 0 आ रहा है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो रही है, इक्वलिटी साइन ट्रू हो रहा है। ये एंटर हो जाएंगे इफ के ट्रू पोर्शन के अंदर। दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रू पोर्शन ऑफ इफ दिस स्टेटमेंट। ओके, तो ट्रू पोर्शन में एंटर हुए, ट्रू पोर्शन में एंटर होके स्टेटमेंट के अंदर क्या था कि सी आउट था, सी आउट एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे शो करा दिया गया, प्रिंट करा दिया गया। और इसके बाद एंड एल ने हमें नेक्स्ट लाइन के ऊपर भेज दिया, नेक्स्ट लाइन में भेजा, मुकम्मल हुआ इसका काम, आगे चले। अगेन हमारे पास एक और इफ स्टेटमेंट आ गई। इस इफ स्टेटमेंट में नाउ अगेन वी टेक द मॉड्यूलस ऑफ 30 with 2. So again 30 is divisible by 2, so we get the remainder equal to 0, and this become again ट्रू कंडीशन। ओके, तो कंडीशन ट्रू हो गई कि बेस पे अगेन हम ट्रू कंडीशन के अंदर एंटर हो गए। ट्रू कंडीशन के अंदर एंटर हुए और यहाँ पे आने के बाद हमने जो आउटपुट आ रही थी एज इट इज सी आउट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में एज इट डिस्प्ले करा दिया। ओके, अब ओवरऑल देखा जाए तो ये प्रोग्राम कर क्या रहा है। प्रोग्राम ये कर रहा है कि अगर तो नंबर जो एंटर करेगा यूज़र, इफ इट इज़ डिविजिबल बाय 5, देन वी विल डिस्प्ले हाई 5, and if the number is divisible by 2, it will display high even. So most of the number sometime most of the number either divisible by 5 or either divisible by 2, and many number are at the same time divisible by both 5 and 2. So हमने देखा कि फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि अगर 4 था तो 4 चेक किया तो उसमें सिर्फ हाई इवन की आउटपुट आई, बिकॉज इट इज़ ओनली डिविजिबल बाई 2। द अदर वर्ड 30 जो था वो बोथ से डिवाइड हो रहा था, तो दोनों इफ स्टेटमेंट ट्रू हो गई थी और हम एंटर हो गए थे। ओके, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है कि हम चेक कर रहे हैं कि अगर यूज़र ने जो वैल्यू दी है वो ग्रेटर देन 50 है, देन वी डिस्प्ले दैट द corresponding true portion of the if। अदरवाइज अगर वैल्यू n जो की वैल्यू जो है 50 से ग्रेटर नहीं है, लेस देन और इक्वल टू 50 है, तो हम इसमें शो करा देंगे कि वैल्यू इज़ नॉट वैल्यू इसके ट्रू पोर्शन में नहीं जाएंगे, और ट्रू पोर्शन में नहीं जाएंगे और अगले पोर्शन को एग्जीक्यूट कर देंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट के प्रोग्राम में एंटर हुए, आउटपुट में हमारे पास n बना, इसकी टाइप इंटीजर थी, और इसके बाद एंटर इंटीजर एज इट इज़ हमारा डिस्प्ले हो गया आउटपुट में। और फिर यूज़र से वैल्यू गेट कर रहे हैं, यूज़र से वैल्यू n गेट कर रहे हैं, लेट्स सपोज एंटर कर रहे हैं 55। जैसे ही एंटर किया, हम कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन पे चला गया और n की वैल्यू जो है सेव हो गई मेमोरी पे जाके। नेक्स्ट हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर n इज ग्रेटर देन 55, सो ऑन द मेमोरी n की वैल्यू हमारे पास 55 आ रही है। तो नाउ इन दिस सिनेरियो के 55 इज ग्रेटर देन 50, तो कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। इसका मतलब कि इस इफ से रिलेटेड जो ब्लॉक है हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, इन द ब्लॉक we will first see the cout statement। so cout statement के अंदर यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। n की वैल्यू जो है 55 डिस्प्ले हो जाएगी। एंडल का मतलब हम नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे, और अगेन हमारे पास सी आउट का मतलब कि इसके अंदर जो भी है वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है विच इज़ ग्रेटर देन 50। कर्सर हमारा यहाँ पे आ गया, अगेन एंड लाइन आ रहा है, एंड लाइन का मतलब फिर हम नेक्स्ट लाइन पे चले, और यहाँ पे हमारे पास ये टू पोर्शन ऑफ द इफ सारा एग्जीक्यूट हो गया। इसने जब अपना काम मुकम्मल किया तो हम इफ से
बाहर आ गए ताकि हम अगली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकें। एंड एट लास्ट वी हैव अगेन सी आउट। तो इसका मतलब कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको एज इट इज डिस्प्ले करा देना है। एंड एट द एंड after at the end we see the end line means the cursor will have to move to the next line, and return 0 mean the normal termination of the program। अगर ये वैल्यू लेट्स सपोज के अगेन दोबारा प्रोग्राम इसको चलाते हैं, तो अगर ये वैल्यू n की वैल्यू फॉर एग्जांपल यूज़र एंटर कर देता है 40, तो चेक करेंगे मेमोरी से इफ कंडीशन में 40 इज ग्रेटर देन 50 विच इज़ फॉल्स। अगर फॉल्स है तो इसका मतलब कि वी कैन नॉट एग्जीक्यूट ट्रू पोर्शन ऑफ द इफ, सो वी हैव टू जंप आउट ऑफ द इफ। ठीक है, तो आउट ऑफ द इफ जंप किया और अगली स्टेटमेंट्स को हमने एग्जीक्यूट किया। तो जस्ट हमने सिर्फ अब इसमें एक ही स्टेटमेंट की आउटपुट आ रही है, तो इसमें वो पोर्शन नहीं आ पा रहा जिसके जो है जो इफ के अंदर था। इफ की एक वेरिएशन इफ एल्स हमें सामने नजर आ रही है। इसमें अब इफ की स्टेटमेंट एक्सटेंड हो रही है। अभी क्या कह रही है कि अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो हम ट्रू पोर्शन ऑफ द इफ के अंदर एंटर हो जाएंगे। अदरवाइज अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर फॉल्स है, तो फिर हम फॉल्स के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी वही इसे सिंगल स्टेटमेंट है, ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो ब्लॉक है के अंदर हम उसको रख दे। इस कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू पोर्शन, अदरवाइज वी विल एंटर इनटू द फॉल्स पोर्शन ऑफ द इफ। यहाँ पे डिसीजंस यही होते हैं कि जो बेसिस ऑफ द डिसीजन कंडीशन हमने अगर कंडीशन की बेस पे कि हम क्या परफॉर्म करना चाह रहे हैं, हम प्रोग्राम को इफ एल्स के जरिए कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसकी अगर एग्जांपल देखें, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है कि एक यूज़र से वैल्यू गेट कर रहा है और यूज़र से वैल्यू गेट करने के बाद ये चेक करके बताएगा कि यूज़र ने इवन वैल्यू एंटर की है कि ऑड वैल्यू एंटर की। ओके, इवन वैल्यू और ऑड वैल्यू कैसे पता चलता है? एनीथिंग विच इज़ डिविजिबल बाय 2 इज एन इवन नंबर, अदरवाइज इट इज़ एन ऑड नंबर। हम ये चेक करेंगे कंडीशन के अंदर कि अगर नंबर जो यूज़र ने एंटर किया वो डिविजिबल बाय 2 है तो नंबर इवन है, अदरवाइज इट इज अंडरस्टूड कि अगर डिविजिबल बाय 2 नहीं होता तो नंबर ऑड हो जाता है। मेन से एंटर हुए, मेन से एंटर होने के बाद वैल्यू आई एन मेमोरी के ऊपर बन रही है एंड इट इज एन इंटीजर टाइप वैल्यू, और इसके बाद सी आउट डिस्प्ले हो गया एज इट इज। एंड एल से हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे चले गए। सी इन ने हमारे प्रोग्राम को रोक दिया। इस वक्त कर्सर यहाँ पे है, प्रोग्राम हमारा रुक गया उस वक्त तक रुका जब तक यूजर कोई वैल्यू एंटर नहीं कर। लेट्स सपोज यूजर ने वैल्यू 11 एंटर की है, मेमोरी पे भी सेव हो गई और यहाँ पे भी सेव हो गई। एंटर होने के बाद हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला गया। नेक्स्ट लाइन से आगे जो है सीन ने हमें आगे जाने की इजाजत दे दी। आगे हमारे पास कंडीशन लग रही है, कंडीशन चेक करी जा रही है कि n की वैल्यू अगर n की वैल्यू जो मेमोरी पे पड़ी है वो अगर डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, चेक कर लें कि 11 इज डिविजिबल बाय 2। हमारे पास कंडीशन जो है फॉल्स हो रही है बिकॉज 11 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब कि आप इफ के ट्रू पोर्शन में एंटर नहीं होंगे बल्कि इफ के आप फॉल्स पोर्शन में एंटर हो जाएंगे। फॉल्स पोर्शन में एंटर हुए तो हमारे पास आउटपुट एज इट इज बता रहे हैं यू एंटर। कर्सर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एन की वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे, 11 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद इट इज़ एन ऑड नंबर एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा और एंड लाइन से नेक्स्ट लाइन पे आ गए। एंड रिटर्न 0 मीन कि हम यहाँ से प्रोग्राम से बाहर हो गए। ओके, इसी तरह अब अगर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल यूज़र 12 एंटर करता है, 12 अगर यूज़र एंटर करता है, यहाँ पे चेक करेंगे कि 12 इज विजिबल बाय 2 और नॉट। यस, 12 इज विजिबल बाय 2, तो इसका मतलब कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है और ट्रू की बेस पे हम ट्रू पोर्शन में एंटर हो रहे हैं। अब ट्रू पोर्शन में एंटर हुए हमने डिस्प्ले करा दिया यू एंटर 12, इट इज़ एन इवन नंबर। इट इज़ एन इवन नंबर करने के बाद आगे एंड लाइन से हमारे पास नेक्स्ट लाइन में कर्सर चला जाएगा और नेक्स्ट लाइन में कर्सर चले जाने के बाद ये स्टेटमेंट मुकम्मल हुई। जब ये स्टेटमेंट मुकम्मल हुई तो अब क्योंकि ट्रू पोर्शन एग्जीक्यूट हो चुका है तो अब हमें एल्स की वजह से फॉल्स पोर्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट जैसे ही मुकम्मल होगी हम अब इफ से बाहर आ जाएंगे।
और अगली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो एल्स, इफ और एल्स यूज करने का हमें एक बेनिफिट ये हुआ कि ट्रू या फॉल्स पोर्शन में से हम कोई एक पोर्शन चलाते हैं, दोनों पोर्शंस को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होते। इस सिनेरियो को अगर हम देखें तो हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि इफ एन इज नॉट डिविजिबल बाय जीरो, तो इसका मतलब कि रिमाइंडर यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा तो ऑड नंबर पे हो जाएगा। अगर इस सिनेरियो को देखा जाए तो यहाँ पे पहले तो हम इस इफ को चेक करेंगे। इस इफ को चेक करने के बाद इसके ट्रू पोर्शन या में जाएंगे या नहीं जाएंगे। ठीक है, ये काम इस चेक को परफॉर्म करने के बाद हम दोबारा जो है ये काम वही हो रहा है कि एक बंदे को ढूंढा जा रहा है दो में से, तो पहले बंदे पे ही वो आइडेंटिफाई हो गया है, तो दूसरे पर्सन को भी हम दोबारा पूछ रहे हैं कि आप वही पर्सन है जिसको हम ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे। ये चीज़ जो है हमारा एक टाइम वेस्टेज की तरफ चला जाता है। जो सोल्यूशन था कि हमने इफ एल्स यूज किया, तो इफ एल्स से रियल टाइम एग्जांपल देखें तो ये होगा कि दो बंदों को ढूंढ रहे हैं। अगर तो पहला बंदा हमें मिल गया तो हमें दूसरे बंदे को से पूछने की जरूरत नहीं है कि वेदर यू आर रिक्वायर्ड पर्सन और नॉट। ओके, अनदर वेरिएंट ऑफ इफ एल्स इज इफ एल्स इफ। अब यहाँ पे हमारे पास अब मल्टीपल कंडीशंस आ रही हैं, या हम इसको मल्टी वे इफ भी कह सकते हैं। इसमें अगर तो कंडीशन ट्रू है तो हम इसके ट्रू पोर्शन में चले जाएंगे। अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम अगली स्टेप पे आगे पूछेंगे जाके कि क्या यहाँ पे तुम्हारी कंडीशन ट्रू होती है कि नहीं। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज हम नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ चले जाएंगे। और एट द एंड जब हमारे पास तमाम ऑप्शंस चेक हो जाती हैं और तो एक अंडरस्टूड ऑप्शन रह जाती है कि अब यही ऑप्शन होगी, तो हम उस ऑप्शन को हम सिंपल एल से लिख देते हैं। तो सिंपल एल से लिखने का मतलब कि अब सिर्फ यही ऑप्शन रह गई थी और बाकी ऑप्शन हैं ही नहीं। जिस तरह मैं पिछली एग्जांपल में चेक किया था कि अगर नंबर इवन नहीं है तो इट इज़ अंडरस्टूड ऑड है, तो यहाँ पे हमें कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं थी कि चेक करें कि ऑड है कि नहीं। तो यहाँ पे भी कि अगर तमाम कंडीशंस इस इफ एल्स स्टेटमेंट में चेक हो जाती हैं, फॉल्स हो जाती हैं, तो आखिरी जो है अंडरस्टूड होती है, तो हम सिर्फ एल्स लगा के इस की ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा देते हैं। एग्जाम्पल देखें तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि यूजर एंटर अ नंबर एंड देन द प्रोग्राम डिटरमिन if the user enter 1, then output will be Monday. If enter 2, output will be Tuesday and so on. तो इस सिनेरियो में अगर हम देखें तो एन अगर एंटर कर रहा है यूजर तो मंडे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अगर यूजर 2 एंटर कर रहा है, 2 को चेक किया, कंडीशन फॉल्स हो गई, 2 इज नॉट इक्वल टू 1, तो हम अगली ब्लॉक में चले गए। अगले ब्लॉक से फिर पूछा हमने, कंडीशन तक चेक की कि क्या एन 2 है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, और कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका मतलब हम उसके कोरस्पॉन्डिंग डे को मेंशन करें। इसी तरह एट द एंड हमारी जब सारी ऑप्शन एग्जीक्यूट होती है तो हमें ये पता है कि फॉर एग्जांपल लास्ट में अगर संडे के लिए कि जब सारी ऑप्शन हमने चेक कर चुके हैं तो अब अंडरस्टूड है कि अब जो वैल्यू आएगी वो संडे ही उसमें रह जाता है, तो हम उसको संडे ही मेंशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल एल्स लगा रहे हैं, इफ की कंडीशन नहीं लगा रहे। तो दिस इज मल्टी वे इफ के यहाँ पे इफ एल्स इफ एंड सो ऑन कैसे यूज करें। जरूरी नहीं कि आखिर में हमारे पास एल्स आए, ठीक है। आखिर में हमारे पास अगर ये पोर्शन नहीं भी आता तो हम खाली एल्स इफ भी लगा सकते हैं। इट इज़ नॉट अ मस्ट कंडीशन कि आखिर में एल्स आ जाएगा। इट इज़ अप टू द नेचर ऑफ द प्रोग्रामिंग कि आपके प्रोग्राम की डिमांड क्या है। नेक्स्ट नेस्टेड इफ का मतलब कि अगर एक इफ के कंडीशन के ब्लॉक के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट आ जाती है, इसको नेस्टेड इफ कह रहे हैं। दिस इज इफ विद इन इफ। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें हम चेक करें कि चेक द इक्वालिटी ऑफ 3 नंबर्स। यूजर से 3 वैल्यूज गेट कर रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं कि 3 वैल्यूज ए बी सी बराबर हैं कि डिफरेंट हैं, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल पहले इफ में आए, लेट्स सपोज कि ए बी सी यूजर एंटर कर देता है, ए के अंदर 1 एंटर कर देता है, बी के अंदर 2 एंटर कर देता है और सी में 3 एंटर होता है। तो इसके बाद ये वैल्यू जब एंटर हो गई, आगे चले
इफ़ कंडीशन आई, इफ़ कंडीशन में जो है चेक किया कि 1 = 2 कंडीशन फॉल्स हो गई। इट इज़ अंडरस्टूड कि जब a = b नहीं है तो इसका मतलब नंबर डिफरेंट है। ओके, तो इसका हम ट्रू पोर्शन नहीं जा रहे, हम इसके एल्स पोर्शन में चले गए। एल्स पोर्शन में आए तो इट इज़ अंडरस्टूड बात थी कि नंबर डिफरेंट था, तो यहाँ कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आई। हमने डायरेक्ट मैसेज डिस्प्ले करा दी कि वैल्यूज आर डिफरेंट। ओके, इन अनदर एग्जांपल हम चेक करते हैं कि यूज़र 3 वैल्यूज एंटर कर रहा है, वो तीनों सेम है। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 ऑल वैल्यूज आर सेम जो CN के थ्रू हमने एंटर की। ओके, नाउ ए की वैल्यू मेमोरी पे पड़ी है 3, बी की वैल्यू 3 पड़ी हुई है। नाउ 3 = 3, कंडीशन ट्रू है। हम ट्रू के ब्लॉक के अंदर एंटर हो रहे हैं, ट्रू के ब्लॉक के अंदर एंटर हो रहे हैं तो हमारे पास फिर एक और इफ़ कंडीशन का ब्लॉक आ रहा है। इफ़ कंडीशन जब स्टार्ट हो रही है दोबारा से, तो अगेन ए की वैल्यू हमारे पास 3 और सी की वैल्यू 3 पड़ी। पहले हमने चेक किया था कि a = b है कि नहीं, वो बराबर था, तो अंदर आके चेक कर रहे हैं अब क्या a जो है c के बराबर भी है कि नहीं। अब c के बराबर भी है तो इसका मतलब कि वैल्यूज जो है इक्वल हो जाएंगी, और अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब हम एस पोर्शन में आएंगे और डिस्प्ले करा देंगे वैल्यूज आर डिफरेंट, क्योंकि ए और बी तो बराबर है लेकिन ए बी और सी के बराबर नहीं वैल्यू आई, तो इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यूज डिफरेंट का कर दिया। ओके, नाउ एक और किस्म हमारे पास, हम इफ एल्स के टाइप तरह प्रोग्राम से अपना काम दे सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ टर्नरी स्टेटमेंट्स। टर्नरी स्टेटमेंट्स में हम में जो है इट इज also known as known as the use of ternary operator। ternary operator क्या करता है कि जिसमें 3 ऑपरेंड्स होते हैं। ठीक है, और इस ऑपरेटर को नॉर्मली क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन से लिखा जा रहा है। अब इसमें ऑपरेंड 1 आ जाता है, ऑपरेंड 2 आ जाता है और ऑपरेंड 3 आ जाता है, तो टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। अब टर्नरी स्टेटमेंट में हम यहाँ पे इफ एल्स नहीं लगा रहे, एक ही लाइन की स्टेटमेंट होती है। यहाँ पे हम कंडीशन मेंशन कर रहे हैं, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू पोर्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, और फॉल्स होती है तो फॉल्स पोर्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। इसकी एग्जांपल अगर देखें, एग्जांपल में फॉर एग्जांपल यूज़र एंटर कर रहा है ए, यूज़र एंटर कर रहा है बी। सपोज यूज़र ने एंटर किया 4 और बी में एंटर कर दिया 5। तो कंडीशन चेक कर रहे हैं हम, 4 इज ग्रेटर देन 5। नाउ दिस इज टर्नरी स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू है तो इससे रिलेटेड जो हमारे पास स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अदरवाइज दिस इज फॉर द फॉल्स पोर्शन। तो 4 इज ग्रेटर देन 5 इज द फॉल्स। इसका मतलब कि 4 इज स्मॉलर और इक्वल। ठीक है, तो हम इस सिनेरियो में ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 3 है, हमने शो आउटपुट करनी है अगर कोई है इस कोड की। तो लेट्स चेक कि x की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 2 है तो हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट ले रहे हैं इस इफ से, x की वैल्यू 2 इंसर्ट हुई, मेमोरी से चेक की, and now check after checking we see that 2 is not greater than 2, the condition is false। और false condition की बेस के ऊपर जो है हम इस if का ट्रू पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम इसके एल्स पोर्शन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे चेक करें तो देखें तो हमारे पास जो आउटर इफ है, एक नेस्टेड इफ की एग्जांपल थी, आउटर इफ में हमारे पास ब्रेसेस नहीं थे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ब्रेसेस ना हो तो इमीडिएट जो हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है वो इस
इफ का हिस्सा होगी। तो इसका मतलब कि जो इमीडिएट स्टेटमेंट आ रही है वो पूरी एक सिंगल स्टेटमेंट है, और वो आउटर इफ के एक इनर स्टेटमेंट कहला रही है, उसकी बॉडी कहला रही है। तो लेट्स चेक कि 2 इज़ नॉट ग्रेटर, तो इसका मतलब हम फॉल्स पोर्शन में चले गए और आउटपुट हमारे पास आ जाएगी एक्स एस और आगे स्पेस और आगे एक्स की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाती है। हमारे पास हम चेक करते हैं कि एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू भी 3 है, एक्स 3 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू है, और हम ट्रू पोर्शन में एंटर हो गए। और ट्रू पोर्शन में एंटर होने के बाद हमने चेक किया कि y की वैल्यू 3 एक और इफ है, तो इसमें चेक किया, इस चेक को चेक किया तो उसमें अगेन कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू हुई, एंटर हुए इस इफ के अंदर। इस इफ के अंदर पहले तो z की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, और z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू x प्लस y है, x 3 है और y भी 3 है, तो इसका मतलब z की वैल्यू 6 हो गई। ओके, एंटर हुए, आउटपुट आ रही है सी आउट में z इज, और हमारे पास इनपुट से z की वैल्यू उठाई तो 6 आ गई। दिस विल बी द आउटपुट। एंड लाइन का मतलब हम नेक्स्ट लाइन में चले। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट चलें आगे। व्हाट इज रॉन्ग इन द फॉलोइंग कोड। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये हम इस कोड में क्या मसला है। ओके, स्टार्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल इससे पहले अगर लिख देते हैं सी इन स्कोर, ठीक है, और इससे पहले हम चेक बता भी देते हैं कि फ्लोट स्कोर, ये हमने वेरिएबल बना लिया फ्लोट के नाम से। ओके, नाउ लेट्स सपोज के सी इन यूजर एंटर कर देता है 60। ठीक है, तो अब क्या होगा कि एंटर हुए 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ग्रेड इज डी, तो इसका मतलब आउटपुट में आ गया ग्रेड इज डी। ठीक है, और विच इज़ ट्रू, और इसका मतलब इफ़ कंप्लीट हो गई और हम इस इफ़ से बाहर आ गए, क्योंकि बाकी सारे एल्स इफ आ रहे हैं तो हमें उस पोर्शंस को हमको एग्जीक्यूट करना ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही पोर्शन में से एग्जीक्यूट हो सकता था जो हमने एग्जीक्यूट किया। तो इसके एग्जीक्यूट करने के बाद हम अगली स्टेटमेंट परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। तो इन दिस सिनेरियो एक और वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं। देखने में तो हमें सही लग रहा है, लेकिन फॉर एग्जांपल यूज़र एंटर कर देता है सी इन में 80। ठीक है, अब 80 का ग्रेड क्या होना चाहिए, 80 एंड 80 अबव का ग्रेड होना चाहिए बी। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए थी। ठीक है, देखते हैं। नो, एंटर हुए इफ में 80 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब इस इफ के अंदर आएंगे और बाकी सारा इफ को हम इग्नोर कर देंगे। जब हमने इग्नोर कर दिया तो इसका मतलब इस इफ में एंटर हो रहे हैं, तो इसका सी आउटपुट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेड इज डी। अब 80% मार्क्स लेने वाले के ग्रेड डी आ रहा है, इसका मतलब कि प्रोग्राम में कोई गलती हो गई, कुछ गलत हो गया। तो इसका क्या हल किया जा सकता है, हम इसको देखते हैं कि हम प्रॉपर कैसे आएंगे। हमें यही चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि इफ एल्स लगाते हुए कि हमारा जो है डिसीजन सही हो रहा है कि नहीं।
जैसे ये एग्जांपल थी कि हमने इफ एल्स तो लगा दिए, देखने में सही लग रहा था, लेकिन जब एग्जीक्यूट किया, ड्राई रन किया, तो हमारे रिजल्ट सही नहीं आ रहे थे। जब रिजल्ट को हम सही करते हैं तो हम इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, हम कह देते हैं स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो ए ग्रेड है। ठीक है, स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो हमारे पास बी ग्रेड है। स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो हमारे पास सी ग्रेड है। ठीक है, और स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो हमारे पास डी ग्रेड है। अदरवाइज जो है हमारे पास जो है हम स्टूडेंट फेल हो रहा है। ओके, तो अब इसको चेक करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अब यूज़र इस सिनेरियो में 60 एंटर कर देता है, तो 60 एंटर करने का मतलब कि स्कोर इज ग्रेटर देन 90, कंडीशन फॉल्स। एल्स इफ 60 is greater than equal to 80, condition false. Else if 60 is greater than equal to 70, again condition is false. And now 60 is greater than equal to 60, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन अब ट्रू हो रही है। इसका मतलब कि आउटपुट जो है क्या आ जाएगी, ग्रेड इज डी। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हमें देखनी होती हैं कि प्रॉपर डिसीजन जो है अगर हम नहीं कर रहे होते तो हमारा प्रोग्राम मेल फंक्शनिंग की तरफ चला जाता है। ओके, थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। अभी तक तो हमने जितने भी चेक किए हैं इफ स्टेटमेंट को, तो उस वहाँ पे सिंपल कंडीशन चेक कर रहे थे। सिंपल कंडीशन मतलब कि हम सिंपल रिलेशनल ऑपरेशंस की बेस के ऊपर ही बूलियन एक्सप्रेशंस को चेक कर रहे हैं और वहाँ पे हम डिसीजंस ले रहे थे। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिसीजंस की तरफ आए, तो कॉम्प्लेक्स डिसीजन में फॉर एग्जांपल अगर हमसे कहा जाए चेक करके बताएं, इफ स्टेटमेंट लगाएं कि जो इनपुट यूजर करेगा, ठीक है, वो रेंज होगी विद इन 50 to 60 के अंदर है कि नहीं। तो देखते हैं वेदर हम चेक करें कि क्या मांगा हुआ है, इंटीजर वैल्यू x विच इज टू बी इनपुट बाय द कीबोर्ड। तो इंटीजर वैल्यू है तो हमने लिखा इंट x। ठीक है, और इट विल हैव टू बी टेकन बाय कीबोर्ड। तो इसका मतलब कि हम सीन यूज करने जा रहे हैं, x की वैल्यू को सीन कर दिया, यूजर से गेट किया। अब ये चेक करेंगे कि ये वैल्यू 50 से और 60 के दरमियान इन बिटवीन है कि नहीं। ठीक है, तो हम चेक कर रहे हैं इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ठीक है, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है कि नहीं है, तो लेट्स फॉर थोड़ी देर के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम और स्टेटमेंट लगा देते हैं, लॉजिकल और। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, और चेक कर लगा देते हैं ए कि x इज लेस देन इक्वल टू 60। अगर ऐसा है तो हम सी आउट कर देते हैं x इज विद इन द रेंज, नहीं तो सी आउट कर देंगे x इज आउट ऑफ द रेंज। ठीक हो गया। ओके, तो इसको चेक करते हैं कि हमने कुछ सही किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे हमने कहा कि लेट्स सपोज x की वैल्यू जो है हमने डाल दी 40। हमने फॉर एग्जांपल x की वैल्यू डाल दी चलें 55
5, ठीक है। तो नाउ कंडीशन 55 इज ग्रेटर देन 50, कंडीशन ट्रू हो रही है, एंड 55 इज लेस देन इक्वल टू 60, यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो ट्रू और ट्रू में हमारे पास कंडीशन जो है ट्रू हुई, तो इसका मतलब कंडीशन इफ है, इफ की पूरी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो जिसकी बेस के ऊपर हम इस इफ के ट्रू पोर्शन के अंदर एंटर हो जाएंगे, कह देंगे कि वैल्यू इज विद इन द रेंज, ठीक है। देखने में हमें सही लग रहा है, लेकिन इसमें गलती है प्रोग्राम। अब वो गलती क्या है उसको देखते हैं। कि हम कहते हैं कि x की वैल्यू जो है थोड़ी सी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट डाल के देखते हैं, आउट ऑफ द रेंज वाली डाल के देखते हैं, तो उसके लिए सही है कि नहीं है। तो हम एंटर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 70 को एंटर किया, 70 को एंटर किया तो 70 इज ग्रेटर देन 50, कंडीशन ट्रू हो गई, एंड 70 इज लेस देन इक्वल टू 60, यहाँ भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। लेकिन क्योंकि और ऑपरेटर है तो हमारे पास और ये कहता है कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो रही है, तो हमारे पास कंडीशन एक भी ट्रू हो रही है तो एंड रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इसकी बेस पे ट्रू होने की वजह से हम दोबारा ट्रू पोर्शन में चले गए। अब देखा जाए तो 70 इस रेंज में लाई नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी आउटपुट आ रही है हमारे पास x इज विद इन द रेंज। इसका मतलब कि इसमें गलती थी, ठीक है। अगर इसको पढ़ा जाए, इस कंडीशन को थोड़ा सा रियल उसमें सिनेरियो में चेक करते हैं कि ये क्या है, तो पढ़ने की कोशिश करते हैं कि चलें उर्दू में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अगर x जो है 50 से ग्रेटर देन इक्वल है, या x जो है 60 से लेस देन इक्वल है, तो विद इन द रेंज। अब या जो है और आ गया, तो इसका मतलब कि हमारे पास मसला आ रहा है। हमें यहाँ पे और की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे एंड की ज़रूरत है। एंड को अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो एंड ऑपरेटर लगाएं फॉर एग्जांपल, तो एंड ऑपरेटर का मतलब ये है कि x 50 से ग्रेटर देन इक्वल भी होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 60 भी होना चाहिए। एंड जो है 50 से x जो है 50 से ग्रेटर भी होना चाहिए और 60 से होना चाहिए एट अ टाइम, तब जाके ये वैल्यू जो है हमें सेटिस्फाई करेगी। अब फॉर एग्जांपल कि 70 की वैल्यू जो है x से हम चेक कर रहे हैं, तो 70 की वैल्यू जो है 50 से तो ग्रेटर है, लेकिन 70 की वैल्यू 60 से ग्रेटर नहीं है। अब ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो इसका एंड रिजल्ट, क्योंकि एंड है ऑपरेटर था, उसका एंड रिजल्ट जो है ऑपरेशन का फॉल्स आ गया। तो अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि अब हम ट्रू में नहीं जा सकते पोर्शन में, अब हम फॉल्स के पोर्शन में जाएंगे और बताएंगे कि एक्स इज आउट ऑफ द रेंज। तो हमें इन चीज़ों को देखना है कि बाद में हमें कॉम्प्लेक्स कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन यूज़ करने पड़ेंगे यहाँ पे बूलियन के, तो उसको देखते हुए हमें प्रॉपर रिजल्ट आना चाहिए। ओके, तो कुछ कॉमन एरर्स हैं जो हमें फेस होते हैं। वो कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम ये वाली इफ़ है, इस इफ़ के अंदर हम देख रहे हैं कि हम गलती से ब्रेसेस लगाना भूल गए, हम गलती से ब्रेसेस लगाना भूल गए। तो अगर ब्रेसेस नहीं लगाते तो क्या होगा कि एरर तो कोई नहीं होगा, किस्म का लॉजिकल एरर होगा। और लॉजिकल एरर ये होगा कि इस इफ़ से इमीडिएट जो स्टेटमेंट होगी वो इस इफ़ का हिस्सा होगी, बाकी अगली जो है स्टेटमेंट वो इस इफ़ का हिस्सा नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें एक गलती हो जाती है। तो अच्छा है कि कॉमन प्रैक्टिस और अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप ब्रेसेस लाजमी लगाए, जैसे हमने यहाँ पे लगाए कि ब्रेसेस जो हैं लगाए और बताया कि ये एक स्टेटमेंट नहीं, ये एक से ज़्यादा, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो इसके इफ़ के ब्लॉक का हिस्सा है।
एक गलती हम अक्सर कर देते हैं, मेजोरिटी ऑफ द टाइम, एक एक्सपीरियंस मैंने भी देखा कि इस इफ के इस जगह पे हम सेमीकोलन लगा देते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देते हैं। तो मसला तो कुछ नहीं होता, लेकिन इसका मतलब क्या है कि ये इफ सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है, और बाकी जितना भी पोर्शन है जो ब्लॉक था वो अब इस इफ का हिस्सा नहीं रहा, ठीक है। हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एग्जांपल इट इज़ आल्सो इक्वलेंट टू दिस, कि यहाँ पे हमने ब्रेसेस लगा दिए और इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये ब्लॉक जो है, अब इसमें ब्रेसेस लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, एग्जीक्यूट तो करेगा, लेकिन ये ब्लॉक अब चाहे इफ कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ये दोनों कंडीशन में एग्जीक्यूट होंगे। ओके, बाज़ वक्त अक्सर हम गलती करते हैं कि सिंगल इक्वालिटी डाल देते हैं। सिंगल इक्वालिटी डालने का मतलब कि अब इट इज़ नोन एज द असाइनमेंट। जब असाइनमेंट है तो असाइनमेंट का मतलब अब यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा। अब कंपैरिजन नहीं हो रहा तो 3 की वैल्यू क्या हो रही है, सेव होके काउंट के अंदर आ रही है, और काउंट की वैल्यू भी 3 हो गई। अब यहाँ पे जब 3 हो गई तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसका मतलब ये इफ की कंडीशन हमेशा इस ट्रू पोर्शन को चलाएगी, इसके एल्स पोर्शन को नहीं चलाएगी। इसलिए कोशिश करते हैं कि हमें याद रखना है कि रिलेशनल ऑपरेटर इक्वालिटी जो है चेक करने के लिए वो 2 टाइम इक्वल साइन आता है, एक दफ़ा इक्वल साइन नहीं आता। ओके, रिडंडेंट टेस्टिंग ऑफ बूलियन वैल्यूज। रिडंडेंट टेस्टिंग ऑफ बूलियन वैल्यूज हम क्या कर रहे हैं कि टू टेस्ट, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इफ इवन इज इक्वल टू ट्रू, बूलियन वैल्यू थी, बूलियन वैल्यू में चेक कर रहे हैं कि क्या इवन जो है वो इक्वल है ट्रू के कि नहीं, तो फिर हम उसके ट्रू पोर्शन में जाएं, देखेंगे। तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप ऐसे लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर बूलियन वैल्यू है तो बूलियन वैल्यू को हमें ये पता है कि बूलियन वैल्यू का रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। तो अब अगर हमें ये पता है तो हम इतनी एक्स्ट्रा कोडिंग करके अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। हम डायरेक्ट ही अगर इस वेरिएबल को लिख देंगे तो इस वेरिएबल के अंदर अगर वैल्यू ट्रू आएगी तो खुद ही इफ में वैल्यू चेक कराएगा, मेमोरी से, मेमोरी में ट्रू पड़ा है तो हम इसके ट्रू पोर्शन में एंटर हो जाएंगे, अगर इस वैल्यू में फॉल्स पड़ा है तो उसके पोर्शन में एंटर नहीं हो। तो बेटर ये होता है कि हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज प्रोग्रामिंग करें, एक्स्ट्रा कोडिंग से बचें। ओके, टेंगलिंग इम्पैक्ट एम्बिगिटी, हमें आपको मैंने पहले बताया था शुरू में कि हम प्रोग्राम में इंडेंटेशंस को यूज़ करते हैं ताकि प्रोग्राम की लुक अच्छी लगे और यूज़र ऑफ द प्रोग्राम को प्रोग्राम अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो इंडेंटेशन इज़ द प्रॉपर स्पेसिंग। अब यहाँ पे स्पेस से पता चल रहा है कि ये इनर इफ है, ये इस आउटर इफ का पोर्शन, ट्रू पोर्शन है, और इस आउटर इफ का ट्रू पोर्शन है। लेकिन ये अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो एल्स आ रहा है, ये एल्स जो है मतलब क्योंकि अगर एक ही इंटेंट स्पेसिंग पे नज़र आ रहा है तो एक ही इंटेंटेशन पे नज़र आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये एल्स जो है हमारे पास इस इफ़ का हिस्सा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एल्स जो है ये इनर इफ़ का हिस्सा है, और इनर इस इफ़ के मतलब इनर इस इफ़ के हिस्से से हमें जो है अभी क्योंकि स्पेसिंग हमने पीछे कर दी है तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये आउटर इफ का हिस्सा है, तो अक्सर जो है प्रोग्रामिंग में हम कंफ्यूज हो जाएंगे और इसमें फिर हम हो सकता है कि गलत कोडिंग करें। तो इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू यूज़ प्रॉपर इंटेंडेशन। अब प्रॉपर इंटेंडेशन स्पेस को हमने यूज़ किया, दे दी, स्पेस को यूज़ करके वी प्रॉपरली इंटेंडेड इट, और यहाँ पे क्लैरिटी हो गई है, समझने में आसान हो गया, तो प्रोग्राम में एरर के चांस कम हो जाएंगे।